दोस्तों नमस्कार। जन की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद फिर से आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं राहुल। आज मेरा जो दोस्तों मुद्दा है ना, वो मुद्दा है सरकार के 9 वर्ष और 9 वर्ष की उपलब्धियाँ। मोदी सरकार तमाम जगह तमाम तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनवा रही है। मैंने भी मोदी सरकार के 9 वर्ष की कुछ उपलब्धियों को इकट्ठा किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये 9 वर्ष की उपलब्धियों में मेरा जो आज का पॉइंट है ना दोस्तों, इसका शीर्षक है कफन कम पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा पटा सा लगेगा, लेकिन इन 9 वर्षों में मैं आपको ऐसी तमाम घटनाएं बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कफन कम पड़ गए थे। दोस्तों मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा 8 नवंबर सन 2016 से। रात को 8 बजे एकाएक टीवी पर प्रधानमंत्री का चेहरा आता है और वे अनाउंस करते हैं कि आज से 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे और तत्काल नोट को बंद कर दिया जाता है। किसी भी तरह की पूर्व नियोजित प्लानिंग करके या कुछ करके ऐसा नहीं किया जाता, एकाएक नोट को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों हाहाकार मच जाता है पूरे देश में उस दौरान। तमाम तरह के आर्गूमेंट मीडिया के द्वारा, जो इनकी गोदी मीडिया है उसके द्वारा और इनके भक्तों के द्वारा दिया जाता है कि आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, आतंक ख़त्म हो जाएगा, नकली नोट, जाली नोट, तमाम तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी, पाकिस्तान रोने लगेगा और पता नहीं क्या क्या। जब भी देश में कुछ खराब होता है ना दोस्तों, तो ये लोग पाकिस्तान और आतंकवाद का सपोर्ट लेकर के, या ऐसे कहें सहारा लेकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या दोस्तों, आरबीआई का डाटा कहता है कि 99.3% नोट वापस आ गए, यानी काला धन कहीं था ही नहीं। या तो काले धन को इन लोगों ने खपा दिया और नोट सारे वापस आ गए। आतंकवाद का क्या हुआ इस पर हम बाद में आएंगे दोस्तों, लेकिन इस दौरान हजारों लोग मर गए। इस नोटबंदी के कारण हजारों लोग लाइन में लग के मर गए। इतना ही नहीं हुआ था दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कई मुद्दे हैं। हजारों लोग मर गए, इतना ही नहीं हुआ दोस्तों, बहुत सारी बेटियों बहनों की शादियां टूट गईं। अस्पताल में पैसे के अभाव में इलाज न करवा पाने के कारण लोगों की मौत हो गई। ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ एक नोटबंदी होने के कारण। राजनीति भी हुई इसमें। राहुल गांधी अपना नोटों की लाइन में खड़े होकर के फटा हुआ जेब दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वो विशुद्ध राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति की वो समझ में है कि वो राजनीति कर रहे हैं। अरबपति खरबपति घर के लड़के हैं और फटा हुआ पॉकेट दिखा रहे हैं। वो जनता को इशारा कर रहे थे कि जनता की स्थिति फटेहाल हो गई है। लेकिन मोदी जी की माँ नोटबंदी की लाइन में लगी थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो भी नहीं सकता था। इतनी घटिया राजनीति अगर कोई कर सकता है ना, तो भाजपा और संघी ही कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जो अपनी 90 साल की बूढ़ी माँ को नोटों की लाइन में लगाते, नोटबंदी की लाइन में। ये राजनीति थी दोस्तों, ये इसका गंदा पहलू था और इतने लोग मारे गए थे कि कफन कम पड़ गए थे। दोस्तों दूसरा जो मुद्दा है मेरा, वो है पुलवामा हमले से। ये 14 फरवरी 2019 की घटना है। खुफिया विभाग ने अलर्ट किया था कि हमला हो सकता है। तमाम तरह की जानकारियाँ आ रही थी कि हमला हो सकता है। सीआरपीएफ भी मांग रही थी कि उन्हें फ़्लाइट दिया जाए ताकि वो डायरेक्ट जाएं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी दोस्तों। और 300 किलो आरडीएक्स, उस इतने संवेदनशील और सुरक्षित जगह पर 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आता है मुझे पता नहीं। और आरडीएक्स आता है और सीआरपीएफ गाड़ी में लड़ता है और अपने 44 जवानों के चीथड़े उड़ जाते हैं दोस्तों। शरीर का छोटा छोटा पार्ट नहीं मिलता है उनको, ये स्थिति उनकी हो जाती है। मुझे तो लगता है ये चुनाव साधने के लिए हुआ था, क्योंकि उसी के बाद लोकसभा का चुनाव था। वो एक कहावत है ना कि जब भी उसकी गलती होती है तो वो रो देता है, और इस प्रकार वो अपने सारे गुनाहों को धो देता है। प्रधानमंत्री आकर रो दिए। तमाम तरह के मीडिया ने खबर बनाया और इस तरह से भूमिका बना दी, 1-2 स्ट्राइक करवा करके, जैसे कि ये बहुत बड़ा आंदोलन मोदी जी ने कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। अगर केवल फ्लाइट दे दी जाती ना दोस्तों, तो ये चीथड़े नहीं उड़ते, हमारे वो सेना के जवान जीवित रहते हैं। 44 माँओं की गोद नहीं सुने होते, 44 बहनें विधवा नहीं हुई रहती, लेकिन उनको तो राजनीति साधनी थी। ये दूसरा हमला था दोस्तों, जब कफन कम पड़ गए थे। तीसरी घटना जो है दोस्तों, ये 17 सितंबर 2020 की है। सरकार अपने उद्योगपति मित्रों
के हितों को साधने के लिए 3 काले कानून, कृषि कानून लेकर आई थी। और तब लाखों की संख्या में किसान, पूरे देश भर के किसान सड़कों पर आ गए थे। तमाम तरह के आंदोलन हुए। ये टीवी के जो गोदी मीडिया वाले घटिया किस्म के एंकर और पत्रकार है, वो इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहने लगे। ये भक्त भी इसी तरह की भाषा बोल रहे थे, इनके बड़े बड़े मंत्री भी इसी तरह की भाषा बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो अन्नदाता है, वो देश को अन्न खिलाता है तो इनको झुकाना भी जानता है। उन्होंने पूरे 13 से 14 महीना जो आंदोलन चला ना, इसमें सरकार को घुटने पर ला दिया था और सरकार को तीनों कानून वापस लेने लगे थे। लेकिन इस कृषि कानून को वापस लेते लेते 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री टेनी का लौंडा खुलेआम गाड़ी से रौंदता हुआ निकलता है किसानों को, और इसके बावजूद भी वो गृह राज्य मंत्री बना रहता है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये तब हो सकता है जब देश के शीर्षस्थ कुर्सी पर सिर्फ अपराधी छवि के लोग और माफिया टाइप के लोग बैठे होते हैं। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। उसको तो तत्काल प्रभाव से उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। आज जेल में मजे काट रहा होगा। बाप ही जब मुखिया है विभाग का तो कोई पूछने वाला कौन, वो तो 5 स्टार होटल वाली जीवन जी रहा होगा। तब कफन कम पड़े थे दोस्तों किसान आंदोलन के दौरान। चौथी स्थिति उस समय की है जब देश में कफन कम पड़ गए थे दोस्तों। ये नवंबर 2020 की घटना, और देश में कोरोना आ गया था। चीन के द्वारा एक फेंका हुआ, जैसा बताया जाता वायरस था, आ गया था। लोगों ने सरकार के कहने पर तमाम कार्य किए। सबने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, कोई रोड पर नहीं दिख। सरकार ने जैसा कहा सबने वैसा किया। बहुत सारे भक्त ताली बजाए, थाली बजाए। नेता तो गो कोरोना गो का नारा भी गाने लगे थे। मतलब जो लॉजिकल वर्क है उसको छोड़ करके सारे कामों को किया गया। बहुत बड़े बड़े विद्वान किस्म के लोग डर के मारे, या चाहे जैसे भी अंधभक्ति में ताली और शंख बजा रहे थे, दीप जला रहे थे। उनको लग रहा था वाह कितना बड़ा दृश्य आ गया। हजारों लोग मर रहे थे दोस्तों। किसी तरीके से कोरोना का पहला वेव हटा था, दूसरा वेव आने की चेतावनी थी। दूसरा वेव आने वाला था दोस्तों। और उसी दौरान बंगाल का चुनाव आ गया। चुनाव को टाला जा सकता था क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन ये जो सत्ता से ऊपर केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग, ये तो जुआड़ी है। चुनाव आते ही जैसे इनको हीरोइन के नशेबाज को हीरोइन देख करके नशा होता है ना, चुनाव आते ही इनको नशा छा जाता है। सेकेंड वेव के दौरान दोस्तों ये लोग सारे काम को छोड़ करके बंगाल के चुनाव में दीदी ओ दीदी करने लगे थे। और बंगाल के चुनाव में एकदम लग गए, लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा करके लग गए दोस्तों। और केंद्र से गृह मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री जा करके केवल और केवल रैलियां करने लगा और लोगों को छोड़ दिया। क्या नदी, क्या घर, क्या सड़क, क्या शमशान, क्या अस्पताल, लाशों से पट गए थे दोस्तों। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है दोस्तों। इन लोगों ने लाखों लोगों के लाशों पर इस चुनाव को लड़ा था, देश को आग में झोंक करके, कोरोना रूपी आग में झोंक करके। उस समय कफन कम पड़ गए थे। इलाहाबाद का संगम का घाट आप सबको याद होगा। गंगा में तैरती हुई लाशें आपको याद होगी। हम लोगों ने उस दौरान अस्पताल में बहुत ड्यूटी दिया था। देखते थे कैसे 20 साल का, 18 साल का, 24 साल का लड़का, 80 साल का बुजुर्ग, 60 साल का बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां तड़पते हुए दम तोड़ते थे अपने। न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न दवाइयों की व्यवस्था थी, न किसी चीज़ की व्यवस्था थी। वो काल था, स्वर्णिम काल था 9 साल के अंदर का, जब कफन कम पड़ गए थे दोस्तों। ये सरकार की मैं आपको पूरी प्लानिंग बता रहा हूँ। फिर से वही 2 लाइन दोहराऊंगा। जब भी देखता है कि देश पर मुसीबत आ रही है और खुद की सत्ता पर मुसीबत आ रही है तो वो रो देता है और इस प्रकार वो अपने पापों को धो देता है। अब भक्त उसमें भी जय जयकार उसका मचाए हुए रहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को दोस्तों। अगली घटना दोस्तों 30 सितंबर 2022 की है। गुजरात के मोरबी में एक झूलतो पुल था, आपको याद होगा। हमारी आदत है कि हम भूल जाते हैं बातों को बहुत जल्दी। वो झूलतो पुल मोदी जी के ही एक बहुत प्रशंसक और व्यक्ति के हाथ में, प्राइवेट हाथ में दे दिया गया था। बिना किसी प्रिपरेशन के उसने उस पुल को खोल दिया गया था और 350 से ज़्यादा लोग उस पुल से गिर करके मर गए थे दोस्तों। उस समय कफन कम पड़ गया था। सालों लग गए उस केस की जानकारी में और बहुत दबाव पड़ा तो कुछ दिन के लिए वो जो आदमी था उसको जेल में डाल दिया गया। नहीं तो जो बेगुनाह थे, जो निर्दोष थे, टिकट बेचने वाले और तमाम लोगों को पकड़ के सरकार जेल में डालेंगे। और इस प्रकार वो अपने गुनाहों पर
पर्दा डालने का प्रयास कर रही थी। वो जो मरे थे बच्चे, बूढ़े, बहन, बेटियां, सभी लोग उसमें मरे थे दोस्तों। वो 350 लोग जब मरे थे ना, तब देश में कफन कम पड़ा था। ये इनकी उपलब्धि है। बंगाल में चुनाव के दौरान एक पुल टूटा था, तो उन्होंने कहा था कि ये श्राप है, भगवान देख रहे, भगवान ने श्राप दिया है दीदी को। उस समय भी गुजरात में चुनाव था दोस्तों। इसके बाद बात आती है 2 जून 2023। हिंदुस्तान में एक जगह है बालासोर, ट्रेन हादसा हुआ था दोस्तों, भयंकर ट्रेन हादसा। इतिहास में पहली बार 3 ट्रेनें आपस में लड़ी थी। साहब जाते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, एक तो कोई सफ़ेद रंग की गाड़ी दौड़ती है जिसमें भैंस टकरा जाता है तो आगे के डिब्बे टूट जाते हैं दोस्तों। सरकारी आंकड़ा था 300-350 से 400 लोग मरे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो वीडियोज़ आए हैं, जिस प्रकार से मैजिक, जिस प्रकार से छोटा पिकअप, जिस प्रकार से बड़ा ट्रैक्टर भर भर के लाशें फेंकी जा रही थी ना, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके हिसाब से कम 3000 लोग वहाँ मारे गए थे। 3000 लोगों की हत्या की गई थी दोस्तों। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसको भी हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके तमाम तरह का बात करने का प्रयास कर रहे थे कि मुसलमान की गलती से हुआ है। दोस्तों, ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। ये जो वर्तमान सत्ता के समर्थक हैं ना, इनसे गंदा और नीच किस्म का व्यक्ति हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये लोग इसको भी गलत रंग देने लगे। इतने हिंदुस्तानी मारे गए थे, इतने भारतीय मारे गए थे, और वो उसको दूसरा रंग पहना रहे थे। जुबान सिली हुई थी प्रधानमंत्री की, गए ड्रेस पहना करके फोटोग्राफी करवाएं, फ़ोन लिए। उसका जो रेल मंत्री था वो बैठ करके नीचे जा करके फोटोग्राफी कराते। इन लोगों को शर्म नहीं आती है दोस्तों। उस समय कफन कम पड़ गए थे दोस्तों देश में, और ये मीडिया वाले तमाम तरह के अनाप शनाप दिखा रहे थे। सबसे बड़ी कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए। इनको जहाँ देखा जाए वहीं पीटना चाहिए। ये इतने गंदे स्तर पर अपने आप को लेकर के उतारे हुए सत्ता की चाटुकारिता में। तो उस समय दोस्तों कफन कम पड़ गए थे। अगली घटना मैं आपको बताऊंगा। ये लगभग 90 दिन हो गए इस घटना को। मणिपुर जल रहा है दोस्तों। मणिपुर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मैतेई, कुकी और नागा 3 प्रजातियाँ वहाँ, जनजातियाँ वहाँ रहती हैं। और नागा तो नहीं है, लेकिन इन 2 जातियों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध में, और 1 लाख से ज़्यादा लोग पलायित कर चुके हैं। कहीं जा कर के रुके हुए हैं शरणार्थी स्थल पर, या फिर उस राज्य को छोड़ करके चले गए हैं। आज भी सरकार उस पर नियंत्रण नहीं पा रही है। और जब ये स्थिति बनी हुई है ना दोस्तों, उस दौरान ये गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री कर्नाटक का चुनाव लड़ रहे थे। 40% कमीशन वाली सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव खत्म हुआ, लौट करके आए, साहब अमेरिका के दौरे पर चले जाते, इजिप्ट घूमने चले जाते हैं। ये स्थिति इनकी है। इतने असंवेदनशील हैं दोस्तों। वहाँ पर कफन, मणिपुर में कफन कम पड़ गया है। इनकी मैं उपलब्धि आपको बता रहा हूँ 9 वर्षों की। वहाँ पर कफन कम पड़ गया है दोस्तों। आज भी प्रधानमंत्री उस बात को लेकर के मौन है। लौट करके आए हैं ना, तो गृह राज्य मंत्री के पास पता नहीं क्या बहस किए, और एक दिखावे के लिए बैठक करवा दी। गृह मंत्री की सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन हालात बहुत गंभीर है दोस्तों। और वहाँ की स्थिति बद से बदतर है इस समय। ना तो कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कुछ दिखा रहा है। एक आध मीडिया घराना है, जिससे संदीप चौधरी जैसा है, वो थोड़ा बहुत दिखा दे रहा तो दिखा दे रहा। बाकी लोग तो मोदी के गुणगान में लगे हुए हैं। ये स्थिति है। तो मणिपुर में दोस्तों ये लेटेस्ट घटना है, मणिपुर में कफन कम पड़ गए हैं दोस्तों। इस सरकार की जो एक और उपलब्धि है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं उसका बखान आज आपको करने जा रहा हूँ। मुझे भी गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने महान हैं दोस्तों। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2014 से 2022 तक में महिला उत्पीड़न, खास करके बलात्कार की घटनाओं में 35% का इजाफा हुआ है। मैं आपको कुछ डाटा रखता हूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सेंगर था। सेंगर की स्थिति, बलात्कार पीड़िता ने रिपोर्ट लिखवाया था। स्थिति ये थी कि पुलिस ने उसके पिता को थाने पर बुलाया और पीट पीट करके उसकी जान ले ली कि किसी तरीके से मैटर दबे। बहादुर लड़की थी, भारत की बेटी थी, लड़ी, और सेंगर आज जेल में है। सरकार को घुटने तले गिरना पड़ा, लेकिन जब वो जेल गया ना, तब जाकर के उसकी सदस्यता भाजपा से उन्होंने ख़त्म की थी, नहीं तो तब तक उसको सपोर्ट कर रहे थे। यही नहीं, एक चिन्मयानंद स्वामी है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, राम मंदिर शिलान्यास का वो विशिष्ट अतिथि था और योगी जी के बगल में बैठा हुआ था। वो बलात्कारी, उसके 20 वीडियो वायरल हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, जो मेरी सूचना है और जो मुझे बाहर से मिलती है, कि चिन्मयानंद पर से उसके केस वापस लिए जा रहे हैं।
इस स्तर पर उतारू है हमारे देश की महान राष्ट्र भक्त सेना भारत माता की जो अभिरक्षक है ना, वो इस स्तर पर उतारू है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, हरियाणा का एक बलात्कारी है, बलात्कार और हत्या में वो दोष सिद्ध है, उसका नाम राम रहीम है। पिछले 14-15 महीने से जेल में, वो जेल में क्या है 9 महीने तो बाहर पेरोल पर रहा, और उस 9 महीने के दौरान जब वो पेरोल पर रहा ना दोस्तों, तो ये केंद्र की सरकार उसे Z+ की सिक्योरिटी दिए हुए उस बलात्कारी और हत्यारे को। ये हमारे देश की सरकार की शान है, ये स्थिति हमारे देश के सरकार की कितनी बड़ी, मतलब भारत भूमि को ऊपर उठाने का कितना बड़ा काम कर रही है मोदी सरकार। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और घटना थी, कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उस दौरान 2 मंत्री हैं भाजपा के, एक चौधरी लाल सिंह है और दूसरे का नाम चंद्र प्रकाश गंगा है। ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कारण कि जो बच्ची का बलात्कार हुआ था ना, 8 साल की बच्ची का दोस्तों, वो दूसरे संप्रदाय की थी। ये बलात्कारियों के समर्थन में भाजपा के विधायक खड़े हो जाते हैं। ये इनकी स्थिति है दोस्तों। गुजरात में अभी जो बलात्कार कांड में दोषी थे उनको जेल से रिहा कर दिया गया, ये कह करके बड़े मासूम और निर्दोष हैं, और उनकी जात बता दी गई कि फलाने जात के, इसलिए मासूम निर्दोष हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। जिस औरत का बलात्कार हुआ था ना दोस्तों, उस औरत के पेट में बच्चा भी था। 2 हत्याएँ की थी उन लोगों ने, जघन्य हत्या में आता है, और उनको इन लोगों ने सजा माफ़ करवा करके बाहर निकाला है। इतनी खूबसूरत, इतनी मर्यादाशील सरकार मोदी जी की हमारे देश में समय चल रही है दोस्तों, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देश की आन बान शान, देश के लिए पदक जीतने वाली हमारी पहलवान बहनें कई महीनों से लगातार जगह जगह पर धरना दे रही है। उनके साथ तमाम तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है। एक बाहुबली के खिलाफ वो आंदोलन कर रही है, ब्रजभूषण के खिलाफ, कि उसने मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों सरकार के मतलब क्या बोलूँ, कुछ जुबान पर आता ही नहीं कि उसके बारे में कुछ बोलें। उल्टा जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की स्थापना मोदी जी कर रहे थे ना, उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि उनको उठा के वहाँ से फेंकवाओ, और लड़कियों के साथ बहुत नाजायज़ तरीके से उन लोगों ने पेश आए और उसको वहाँ से हटवाया गया। ये लोग उस बलात्कारी, उस अपराधी के साथ खड़े हैं दोस्तों। ये स्थिति है इनकी। वो बच्चियाँ जिसके जो जब मेडल जीत के लाई थी ना, तो मोदी जी घर बुला करके फ़ोटो खिंचवाने के लिए खाना खाए थे उनके साथ, भोज आयोजित किए थे बेटियों के सम्मान में। उन बेटियों की ये स्थिति है दोस्तों। तो देश के प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं, लेकिन मुझे इस तरह का प्रधानमंत्री बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। आपकी अपनी राय हो सकती है, ये मेरी राय है। मैंने आपको 9-10 घटनाओं को बताया। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हो सकता है आप ना देखें। मैं अगली कड़ी में उसके बारे में भी बात करूंगा दोस्तों। लेकिन मैंने जो भी बात कही है उस पर विचारिएगा, सत्य लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने विचार भी दीजिएगा। और दोस्तों जो अच्छा काम है ना, उसका अगर समर्थन आप कर रहे हैं तो बुरे कर्मों का विरोध भी करना चाहिए आपको। मोदी जी देश के कोई पहले प्रधानमंत्री या कुछ यूनिक नहीं है, ऐसे कई प्रधानमंत्री आए गए और आगे भी आएंगे जाएंगे। लोकतंत्र में हम लोग हैं, और लोकतंत्र का पहला फर्ज है कि सत्ता के बुरे कर्म की आलोचना करना। अगर सत्ता के अच्छे कर्मों की प्रशंसा करना है तो बुरे कर्मों की आलोचना करना भी है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर हमारा मुँह सिल जाता है, क्योंकि हम लोग धर्म से डरे हुए हैं। इन लोगों ने हमें धर्म से डरा रखा है दोस्तों। अभी तमाम तरह की न्यूज आ रही हैं जिसमें दोस्तों, जिसमें आप देखे होंगे महाकाल के मंदिर में सारी मूर्तियाँ टूट गई, हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो गया उसमें दोस्तों। सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ मंदिर का जो सोना है वो पीतल में बदल गया। ये क्या है, ये अथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, जब मिलेगा सबूत अगली बार वीडियो में पूरे खुल करके इसके बारे में बात करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।